नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे संसद में पेश किए गए वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया है। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआई, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी यानी लगभग सभी पार्टियों ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने इस दौरान कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच विवाद पैदा करना चाहती है। एआईएमआईएम सांसद अजुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लेकर आप देश को जोड़ना नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं, यानी केंद्र सरकार को लेकर वो ये बात कह रहे हैं। इस विधेयक को लेकर ये बात सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं, हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को आपने ही बनाया था, यानी कांग्रेस ने बनाया था। अब इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ जहां पर पक्ष ने यानी सत्ता पक्ष ने इस बिल को संसद में पेश किया, जेपीसी में जिसे भेजा जा चुका है, और विपक्ष की तरफ से जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विरोध इसका किया जा रहा है। लेकिन उन सब के बीच तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्या 9.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? वक्फ बोर्ड की मनमानी और घोटालेबाज के चौंकाने वाले उदाहरण तमाम सामने आए हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी कब्जाए हुए भ्रष्ट मुस्लिम नेताओं से बचाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? और वक्फ संपत्तियों का सर्वे अगर कलेक्टर करेंगे तो इसमें क्या गलत है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अपर्णा दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है। यामीन कादरी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। यामीन जी, बहुत स्वागत है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ IAJD मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जयदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत अपर्णा जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। इस बिल से आप मुसलमानों के हक को छीनना चाहते हैं, मुस्लिम भाइयों के आप दुश्मन हैं, ये तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसका जवाब भी दीजिए ना, और क्या जरूरत थी इस बिल को लाने की? है विपक्षी और इंडी अलायंस के नेताओं ने कि जो कुछ भी करो और उसका ठीकरा भारतीय जनता पर ये फोड़ दो कि वो संविधान में बदलाव करने की चेष्टा कर रहे हैं और वो मुस्लिम विरोधी है। सबसे पहले तो इसको बदलना चाहिए, इस ट्रेंड को। मुझे ऐसा लगता है कि वो ही वक्फ बोर्ड है जिसको 1995 के तहत चलाया जा रहा था, उसमें संशोधन हुआ था, उसके तहत चल रहा था। तो 2013-2014 से पहले जो कि ये चुनावों से पहले 2014 के ऐसी क्या बात हो गई कि मनमोहन सरकार ने इसको बदलकर ऐसे संशोधन कर दिए कि वो जिस किसी भी जमीन को अपना बोल देंगे वो जमीन उनकी हो जाएगी। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि उन्होंने 2014 से पहले, क्या ये किसी कांग्रेस का जो ये बड़ा परिवार है, गांधी परिवार, क्या ये उसकी कूट रचित एक साजिश है जिसके तहत इसको किया गया है? क्योंकि 2009 में ये जमीन वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ थी, आज उनके पास 9 लाख एकड़ कहां से आ गई? ये बड़ा प्रश्न नहीं उठता है क्या? आप तमिलनाडु के एक गांव को, जो कि 1500 साल पुराना एक मंदिर है, आप पूरे गांव को अपना बता देता है वक्फ बोर्ड, क्या इस पर सवाल नहीं उठता है? जबकि 1400 साल तो आप लोगों को बने ही हुआ है। टोटल 1500 साल पुराना मंदिर, आप उस पर कैसे आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उसको कैसे अपना बना सकते हैं? कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठता है कि आखिरकार नियम भी आपके, फैसले भी आपके, सरकार आपका, ना तो राज्य सरकार आपका इंटरफेयर कर सकती है, ना केंद्र सरकार आपका इंटरफेयर कर सकती है, ना न्यायालय इंटरफेयर कर सकता है। आप ही किसी को बैठाएंगे, वही आपकी मुकदमेबाजी भी देखेगा, आपके खुद के मुकदमे आपकी ही सरकार। क्या आप संविधान से अलग है? क्या आप देश में नहीं रहते हैं? तो क्यों नहीं इसमें अदालत या सरकार, चलो अदालत, सरकार नहीं इंटरफेयर करे, क्या अदालत भी इंटरफेयर नहीं करेगी? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी है? आपकी जो संपत्तियों के आंकड़े के हिसाब से, आपकी संपत्तियों के आंकड़े के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि
जो खर्चा देना चाहिए आपके अपने ही मुस्लिम भाइयों को खर्च करना चाहिए। जिस हिसाब की जमीन है उस हिसाब की आपने जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखे हैं। कई जमीन तो चल अचल संपत्तियां ऐसी हैं आपके पास के उनका हिसाब किताब ही नहीं है। तो अगर सरकार ने पूछ लिया, क्योंकि आप भारत देश में रहते हैं, तो भारत की सरकार ने अगर ये पूछ लिया कि कहाँ है इसका, क्या आप जो पैसा कमा रहे हैं इन जमीनों से वो पैसा अगर आप कमा रहे हैं तो क्या आप लगा भी रहे हैं, क्या ये पूछना गलत कर दिया? इस कानून का आखिरकार संशोधन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के मुस्लिम हैं उनको भी तो इसका अधिकार मिलना ठीक चाहिए, है। या फिर 14-15 कुछ लोगों की टीम है बस वही इसका फायदा लेगी? ये ठीक है। पूरे कूट रचित एक साजिश रची गई है 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा। ठीक है अपर्णा जी। यामी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब देखिए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर ये जो संशोधन किए गए हैं, जो बिल आज संसद में पेश किए गया, आखिर इस पर विरोध क्यों? आपको नहीं लगता कि जो 9.5 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर कहाँ है वो प्रॉपर्टी? रेवेन्यू को लेकर आखिर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो जानकारी तो होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो चैरिटी के लिए बनाया गया, कहीं ना कहीं विशेष समुदाय के लोगों को मदद देने के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेवा महिलाएं हैं, उन सभी को मदद देने के लिए बोर्ड बनाया गया। पर असलियत में ये सारी जो मदद जिनको मिलना चाहिए, इसका लाभ उनको तो मिल नहीं रहा है और कहीं ना कहीं कब्जे किए जा रहे हैं। तो रूल्स तो होना चाहिए ना इस पर कि इतनी अगर एकड़ की संपत्ति है तो वो कहाँ है? क्योंकि डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरा वक्फ बोर्ड ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति, सबसे ज्यादा जमीनें हैं। देखिएगा ऋषिका जी, मैं बिल्कुल एक बात बताना चाहता हूं। मेरी बहन भाजपा की प्रवक्ता महोदय बोल रही थी, हाँ। गांधी परिवार और कांग्रेस। गांधी परिवार ने कोई वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं ले ली। भारत में कहीं किसी भी सार्वजनिक भूमि या सरकार की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया। रहा वक्फ बोर्ड का सवाल, वक्फ बोर्ड के अंदर जो है, जो भी गवर्नमेंट प्रदेश सरकार की आती है वही चेयरमैन बनाते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी। इसके जो है, मैं लखनऊ की बात करूंगा, मैं तमिलनाडु वगैरह का मुझे ज्ञान भी नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ के जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड को है, इसके चेयरमैन जो भी सरकार आती है वो बनाती है अपने आईएएस अधिकारियों को, रिटायर्ड को बनाए या वर्तमान में बनाए। और इसके जो सदस्य बनते हैं वक्फ बोर्ड के, वो सरकार अपने पार्टी के लोगों को उसका सदस्य, उसका प्रेसिडेंट, राज्य का दर्जा सरकार देती है। और एक बात और बता दूं कि वक्फ बोर्ड का काम जो है, जैसे कि वक्फ आयुक्त होता है, वक्फ आयुक्त होता है यहाँ पर आगरा के अंदर, मैं आगरा में निवास करता हूँ। एडीएम फाइनेंस जो है हमारे यहाँ वक्फ आयुक्त हैं, यानी जिला अपर जिलाधिकारी महोदय वक्फ आयुक्त बनाए जाते हैं, उनके अंडर में काम होता है। और वक्फ की जो संपत्तियां होती हैं, वक्फ की संपत्ति जो किराया जो आता है, वो वक्फ बोर्ड का जो बाबू बैठता है, वक्फ बोर्ड का एक इंस्पेक्टर होता है, मैं जिले स्तर पर बात कर रहा हूँ बहन निष्का जी, तो वो जो है उसका किराया मेंटेनेंस कैसे करते हैं, क्या है, ये काम तो कार्यपालिका का है, एडीएम फाइनेंस यानी कि वक्फ आयुक्त महोदय का है। इसके उत्तर प्रदेश के अंदर जो बैठे हुए चेयरमैन साहब उनका है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि वक्फ बोर्ड के जितनी अधिकारियों द्वारा और जिस पार्टी का सदस्य और जिस पार्टी का चेयरमैन बन जाता है, बिल्कुल भ्रष्टाचारी होती है। मैं और इसमें जो किराएदार होते हैं, यानी जो फिर संशोधन किया जा रहा है वो एक तरीके से ठीक ही है ना यामीन जी, कि जो भी संपत्ति है अगर उसका ऑडिट कराया जाएगा, पता चलेगा कि कितनी संपत्ति है, उसका क्या किया जा रहा है, किस तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है, तो सही है। जिस समुदाय के लिए वो किया जा रहा है उनको लाभ मिलेगा इससे। एक बात और बता दूं कि ये ऑडिट तो जो है उससे इंस्पेक्टर से पूछिए कितनी संपत्ति है, जिलेवार संपत्ति पूछिए, वो बताएंगे वक्फ की संपत्ति कितनी। अधिकांश वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं जहां से किराया नहीं मिलता है। अधिकांश वक्फ की संपत्तियों में सरकारी कारे बने हुए हैं, वक्फ की संपत्ति में कीटें बनी हुई हैं, से जो है लड़कर दूसरे समुदाय से लड़ाई मोल ली जाएगी। तो ये तो एडीएम फाइनेंस वक्फ आयुक्त का काम है कि वो जमीनों को निकाले। ठीक है यामीन जी, चलिए हमारे बीच सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं और आपके पास में आऊंगी, लेकिन उसके पहले अपर्णा जी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए यामीन जी की बातों का। वो ये कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर आधे से ज्यादा तो कब्जे अवैध तरीके से कर ली गए हैं, सरकारी चीजें भी बोल रहे हैं उस पर बनाई गई है। आप कह रहे हैं कि वक्फ का ही सब कुछ होता है, आप इनकी बात पर ध्यान दीजिए। आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो बाबू भी वक्फ बोर्ड का होता है, उसमें इंटरफेयर लेकिन कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में 2,17,000
मंत्री वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है, तो आप वो मुकदमा, मैं ये मुकदमा ना तो अदालत के पास जा सकती हूँ, ना मैं सरकार के पास जा सकती हूँ, ना कहीं और जा सकती हूँ। तो कुल मिला के आपके मुख्यमंत्री जवाब दें ना। ये आपके ठीक है अपर्णा जी, ठीक है अपर्णा जी। हमारे साथ सपा प्रवक्ता हमाद नबी भी जुड़ चुके हैं। हमाद जी, पहले सवाल तो सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए ना। और वैसे भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार माइक चेक कर लीजिए, शायद म्यूट है। हेलो। अब आपकी आवाज आ रही है। हमाद जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। देखिए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के ये जो संशोधन किए जा रहे हैं, ये जो बिल आज पेश किया गया, इस पर विरोध तो पुरजोर तरीके से हो रहा है। लेकिन मैं आप ही से जानना चाहूंगी, जो भी वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति होती है, क्या जो 9.5 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? उसका कोई आंकड़ा नहीं होना चाहिए? पहले सवाल सुन लीजिए हमाद जी, पहले सवाल आपका समझ गया मैम। मैं आपका सवाल, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए हमाद जी। पहले वक्फ बोर्ड जो चैरिटी के लिए है, जो विशेष समुदाय को एक लाभ पहुंचाने के लिए है, उनका लाभ तो उसे मिल नहीं रहा है, क्योंकि अब विशेष मुस्लिम समुदाय के लोग ही इस मांग को उठा रहे थे कि शक्तिशाली लोगों का कब्जा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो इस बिल को पास किया जाए। और आप लोग बोल रहे हैं कि दखलंदाजी की जा रही है। रिशिका जी, पहले मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है। मान लीजिए कि आज मैं हूँ अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया जहां मुझे ये लगता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए, अपनी रिश्तेदारों के लिए सब कुछ कर दिया, उनके नाम में बहुत कुछ कर दिया। उसके बाद भी मुझे लगता है कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी बची है जिसको मैं भगवान की राह में देना चाहता हूँ, या अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ, या ईश्वर के कुछ कामों में लगाना चाहता हूँ। उस प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया जाता है। तो वक्फ प्रॉपर्टी वो है जो मैंने अल्लाह की राह में दान कर दी, यानी मैंने उसका मालिक अल्लाह को बना दिया, और उससे जो भी काम होंगे वो, या अगर मैंने उसे किसी खास पर्पस के लिए दिया है, यानी मैंने उस प्रॉपर्टी को अनाथालय बनाने के लिए दे दिया, या वृद्धाश्रम के लिए दे दिया, या फिर किसी मदरसे के लिए दे दिया, या मस्जिद के लिए दे दिया, वो मेरी अपनी मर्जी है। अगर किसी खास पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी बनाई गई तो उस प्रॉपर्टी में सिर्फ वही काम होगा। ठीक, पहली भ्रांति आपकी दूर कर दूं। दूसरी भ्रांति ये कि ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी उठाकर कह देगा ये जगह वक्फ की है, ये गलत है। तीसरी गलतफहमी आपको और भाजपा प्रवक्ता जी को ये है, गांव पर क्यों तमिलनाडु में आपको बता रहा हूँ, अपर्णा जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए अपर्णा जी, आप मुझे मैं आपको बताऊंगा तमिलनाडु का। अपर्णा जी बीच में ना बोलें। यामी जी आप शांत रहिए, मेरा काम मैं कर लूंगी। यामी जी आप शांत रहिए। तमिलनाडु वाले गाँव का भी किस्सा बताऊंगा। उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को ये कहना है कि महिलाओं को उसमें शामिल नहीं किया जाता, महिलाओं को उसमें पूरा हक है। महिला, अगर कोई महिला सांसद है, या कोई महिला विधायक है, या कोई आईएएस अधिकारी है, तो वो वक्फ बोर्ड में उसकी भागीदारी हो सकती है। ये देखना है कि हमारे समाज से कौन मुस्लिम महिला, कौन मुस्लिम सांसद या विधायक निकल कर आती है, कौन सी आईएएस अधिकारी होती है जो निकल कर आके बैठेगी, जो उस बोर्ड का मेंबर बनेगी। तो आपकी दूसरी गलतफहमी दूर हो गई। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के मामले में कोर्ट का पूरा इंटरफेरेंस होता है, लेकिन उसमें डीएम लेवल के प्रशासनिक अधिकारी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। यानी वक्फ बोर्ड का अगर कोई मामला है तो वो कोर्ट में निपटेगा, ना कि तहसील में या लेखपाल के द्वारा। ठीक, ये तीसरी गलतफहमी दूर हो गई होगी आपकी। चौथी ये कि वक्फ बोर्ड में जो अब आपको सवाल जो आप तमिलनाडु के बारे में पूछ रही हैं मैडम, तो तमिलनाडु की जो जमीन है वो बहुत पहले किसी मुस्लिम व्यक्ति ने वक्फ की थी, लेकिन उस गांव में मुस्लिम आबादी ना होने के कारण वो जगह किसी रही थी किसी पुराने मुसलमान की, उसने वो जगह वक्फ कर दी थी। लेकिन वहां पर मंदिर है महोदय, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, 1500 आप फिर बोल रही हैं। आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। आप यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है कि समाज में लोगों को लड़ाना, कोई और मुद्दा रहा नहीं आपके पास, विकास आपका मुद्दा रहा नहीं। आप चाहते हैं कि सुनिए, अरे बोलने दीजिए आप मुझे, अपर्णा दीक्षित जी बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। ठीक है हमाद जी, मेरे पास पूरा सारा रिकॉर्ड है। ठीक है हमाद जी, सुनिए हमाद जी, ये जो पूरे पॉइंट्स आप गिना रहे हैं, ठीक है, आपने जैसा भी कहा कि कोर्ट को पूरा वहां पर आदेश है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तरह से संपत्ति की हम बात कर रहे हैं, इस संपत्ति का कोई रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना। आप बता रहे हैं वक्फ बोर्ड की, सुनिए ना हमाद जी, प्लीज सुन लीजिए। हमाद जी, आप ही ने कहा कि ऐसे लोग जो दान करना चाहे, अल्लाह की राह में देना चाहे, आप ही ने बताया, तो वो वक्फ में ऐसी अपनी संपत्ति या फिर ऐसी जमीनें दे देते हैं, तो फिर उसका क्या काम होता है? यही काम होता है कि मुस्लिम समुदाय के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इससे लाभ मिले,
मिले, कहीं ना बिल्कुल। कहीं चैरिटी इससे हो, यही काम है ना वक्फ बोर्ड का। लेकिन सिंगल अभी पर्पज तक इसका यही है कि गरीब तबके लेकिन को, अम्मा समाज से पिछड़े हुए लोगों सुन को लाभ लीजिए, पहुंचे। अम्मा जी अभी तक ये बताइए आपने कितने हॉस्पिटल्स, कितने मदरसे, कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कितना क्या बना दिया आपने, और आप कितने चैरिटी। जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं तो वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कह दिया जाता है कि कोई आमदनी नहीं है। इतनी संपत्ति जा कहाँ रही है, उसका कोई डाटा भी तो होना चाहिए ना। डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड उसका ही ऐसा है सिर्फ जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा संपत्ति है, तो कोई उसका उसमें मैम दखल अंदाजी मैम या छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ ऑडिट कराने की बात की जा रही है ताकि उसका ऑडिट, मैम दुरुपयोग ना ऑडिट हो। कराने को किसी ने मना नहीं करा, लेकिन इस सरकार की मंशा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर ठीक नहीं है, ये हम सब लोग ये जानते आप हैं। इनका मेन मकसद आप यह है कैसे कि कह सकते हैं? आप ही कह रहे हैं ना ऋषिका ऑडिट जी, कराने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ऑडिट होने दीजिए ना, ऋषिका पता जी, चलेगा जो दुरुपयोग हो रहा है ऑडिट कहाँ गई है सिर्फ जमीनें। ऑडिट कराना इनका मकसद नहीं है। आपने इस कानून के बारे में सही से नहीं पढ़ा शायद। इसमें एक पॉइंट ये भी दिया गया है कि इस प्रॉपर्टीज में अब कोर्ट से पहले तहसीलदार और लेखपाल दखल अंदाजी करेंगे। यानी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर कल को कोई भी दूसरा आदमी खड़ा होकर कह देगा ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट जो केस वो है वो तो कोर्ट में ले आपको जाके पेश करना पड़ेंगे ना सर। देखिए जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, जो चीजें सामने आ रही थी वो ये थी एक कि सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब जिस दे जमीन पर हाथ दीजिए। रख दे वक्फ बोर्ड की हो गई, उसको लेकर आपने भ्रांति दूर कर दी, ठीक है, हमने भी उसको सुना। लेकिन अगर तहसीलदार और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, तो संविधान से ऊपर तो कोई हो नहीं गया। संविधान से ऊपर क्या वक्फ बोर्ड के फैसले हो गए हैं? वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर, वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर अगर कोई भी फैसला किया जाता है तो वो वही ट्रिब्यूनल में किया जाता है, वहीं के वो लोग होते हैं, वहीं पर उसका फैसला किया जाता है। इस चीज का सीधा सीधा विरोध इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर विभाजन करना चाहती है। उसको इसके लिए कोई ना कोई जो है बहाना चाहिए, कभी 3 तलाक के बहाने, कभी वक्फ बोर्ड के बहाने, कभी जो है जातिवाद के बहाने। इनको कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज चाहिए हमेशा। अपर्णा जी, मैं आपका रिएक्शन लेने आ रही हूँ, ठीक है अपर्णा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उसके पहले जयदी जी का एक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। जयदी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बताएं। जयदी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो संशोधन बिल लेकर आए हैं आज संसद में, जो पेश किया गया है, और इसके जरिए जो ऑडिट कराने की बात की जा रही है, संपत्तियों की जांच कराने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिन जमीनों का, जिन संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग ना हो, और जिस चीज के लिए वाकई जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है, जिन लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए उनको उसका लाभ मिले। फिर इसके लिए इतना विरोध क्यों? ऐसा है कि ये जो वक्फ संपत्तियां हैं, इनके बारे में शुरू से ही कानून बना हुआ है, वक्फ एक्ट बना हुआ है। उसके बाद में उसमें जो है कोई चीज नहीं रह गई है जिससे कि ये पता उसमें विवाद खड़ा हो। अब रहा सवाल इस बात का ऑडिट का, तो हर वक्फ का ऑडिट हर साल होता है, और जिसको अगर जानकारी करनी है तो वक्फ बोर्ड में जाकर के वहाँ जानकारी कर सकते हैं कि किस संपत्ति का ऑडिट कब से नहीं हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि दफा 37 के तहत उस प्रॉपर्टी के बारे में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि ये वक्फ किस तरीके से जो है वाकिफ ने वक्फ किया, और उसका मुतवल्ली कौन है, कब से ये वक्फ हुआ, ये सारी डिटेल आपको जो है उस दफा 37 की नकल में आपको मिल सकती है। अब रहा सवाल संशोधन का, तो संशोधन समय समय पर हर एक्ट में होते रहे हैं। जब जरूरत हुई तब संशोधन कर लिया गया और करवा दिया गया। अब इस वक्त संशोधन करने का क्या तात्पर्य है, इसके पीछे मंशा क्या है, ये पता नहीं है। जयदी जी, ठीक है जयदी जी, 1995 में जो संशोधन हुए, फिर उसके बाद संशोधन, देखिए वक्फ बोर्ड जो एक्ट है उसमें लगातार होते रहे। 2013 में जो यूपीए की सरकार ने संशोधन किए, उसको लेकर तो कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि और सारे राइट्स वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को दे दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं जब इसको लेकर ऑडिट की बात की जा रही है या फिर इन सारी चीजों को लेकर अब जानकारी की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए आप ही के समुदाय के लोगों ने ये मांग खड़ी की, महिलाओं ने ये मांग की है, छात्रों ने ये मांग की। उनका ये कहना है कि जिस चैरिटी के लिए, जिस लाभ के लिए वक्फ बोर्ड है, उसका लाभ उन्हें कभी नहीं मिला। ये मांग उन्होंने सरकार से की कि उस बिल को रोक कर क्यों रखा, उसे पेश कीजिए। तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं के जो वक्फ बोर्ड में भागीदारी है वो बढ़ना चाहिए? जिन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है व्यक्तिगत रूप से,
उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। वक्फ बोर्ड की अगर कोई संपत्ति है, कोई जमीन है और कोई अगर व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से कब्जे में ले ले तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। जयदी जी। बिल्कुल आपका सवाल जायज है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। अगर कोई अवैध रूप से किसी वक्फ संपत्ति, क्या किसी भी संपत्ति पर अगर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, कार्रवाई होती है। लेकिन अब रहा सवाल एक मिनट, अब रहा सवाल इस बात का कि 1913 में जब जो है संशोधन हुआ तो विरोध नहीं हुआ। 2013 में जब संशोधन हुआ तो विरोध नहीं हुआ, तो किसने मना किया था? अगर आपको कोई ऐतराज था या सत्ताधारी पार्टियों को ऐतराज था तो आप जो है उस वक्त विपक्ष में थे, आप विरोध दर्ज करा सकते थे। किसने रोका था? अब हर संशोधन के पीछे कोई ना कोई एम तो होना चाहिए। एक्चुअली में वक्फ संपत्ति जो है ना, वो वक्फ संपत्ति का मकसद ही ये है चैरिटी का। ठीक है अपर्णा जी, होने वाली जो इनकम है। ठीक है जयदी जी। अपर्णा जी आपका एक रिएक्शन, आप अम्मा जी की बात भी सुन रही थी, यामिन जी भी जो कह रहे थे उनकी बात पर भी, और अभी जयदी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को लेकर कानून पहले से बने हुए हैं। कानून है कि अगर कोई इस तरह से अवैध कब्जे करता है तो उन पर कार्रवाई की जाए, अगर दुरुपयोग किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। फिर इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा, जिस तरह से अभी हम्माद जी कह रहे थे, केरल के गांव को लेकर आप बात कर रही थी जिस पर वक्फ बोर्ड की जमीन ने अपने अंदर में ले लिया है उसको, उस पर भी एक आपकी प्रतिक्रिया। उसके बाद में सत्येंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए वक्फ बोर्ड का मैं सुनिए मैम, ऋषिका जी मैं आपने अपनी बात ठीक से नहीं रखी। वक्फ बोर्ड ने उसको कब्जे में नहीं लिया है। वो जो जगह है जहाँ वो मंदिर है वो 1954 से ही वक्फ बोर्ड के नाम पर रजिस्टर्ड है वो जगह, और क्योंकि वहाँ पर हिंदू आबादी थी तो वहाँ के जो मुतवल्ली रहे उन्होंने किसी जमाने में इजाजत दे दी कि आप लोग यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। गलत चलिए अपर्णा जी आप कर रिएक्शन। हम्मा जी सुन लीजिए, हम्मा जी सुन लीजिए आप। अपर्णा जी आप देखिए मैडम, आप भाजपा वाले हमेशा जो है हम्मा जी, अभी आपकी बात सभी ने सुनी ना, आप थोड़ा एक रिएक्शन सुन लीजिए। कृपया मेरी बात सुन लीजिए। मैं इतना कह रही हूँ ऋषिका जी कि 1954 में ये कानून पहली दफा बना, जबकि 1947 के बाद हर धर्म के लिए ये एक्ट बना दिया गया था 1991 में कि कोई भी जहां भी तोड़फोड़ हुई है वो आजादी से 1947 से पहले उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा और अपनी जमीन को लेके आप अधिकार नहीं मांगेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए कांग्रेस सरकार ने अलग से ही अपना एक कानून बना दिया 1952 में, वो ये 1995 में कानून बनाया, और उसके बाद 2013 में तो संशोधन इस प्रकार से कर दिया कि इनको ये लगे कि जो भी जमीन है उस पर ही आसानी से बता सकते हैं कि आप जाकर अपना कब्जा अगर प्रकट कर दें। हालांकि जो तमिलनाडु वाले गांव की जो आप बात कर रही हैं, उस गांव को किसी भी व्यक्ति को मालूम ही नहीं था। वो गांव का मंदिर 1500 वर्ष पुराना है, वहाँ के स्थानीय लोग 1500 वर्ष से रह रहे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं था कि हमारी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार स्थापित कर दिया है। जब वो अपनी प्रॉपर्टी किसी शादी अपने उसके घर में शादी थी या कुछ था, तो जब बेचने गया तब एसडीएम ने उसको ये बताया कि आपकी प्रॉपर्टी को आपको एनओसी लेना पड़ेगा वक्फ बोर्ड से, उसके बाद बेच सकते हैं। तो उस गांव के जो 1500 साल पुराना मंदिर है, वहाँ के लोग, स्थानीय लोग कब से रह रहे होंगे? आप कह रहे हैं 1954 की बात, कहाँ से 1954 में किसी और ने कर दी? अरे उस गांव के किसी व्यक्ति को मालूम तो होना चाहिए, उनकी धरोहर प्रॉपर्टी 1500 वर्ष पुरानी है और वो तब से रहते चले आ रहे हैं। मंदिर की जमीन 1500 वर्ष पुरानी है, आप कैसे उस पर अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं? महोदय आप कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है अपर्णा जी, ठीक है अपर्णा जी। हम्मा जी मैं आपके पास आऊंगी, आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उसके पहले सत्येंद्र जी का एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी। हम्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सत्येंद्र जी ये जिस तरह से वक्फ बोर्ड का बिल जो आज पेश किया गया, सर अनुरोध है सर, अनुरोध है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका जवाब लूंगी। सत्येंद्र जी ये जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल आज संसद में पेश किया गया है, इसको लेकर जिस तरह से विरोध किया जा रहा है और जो तमाम सवाल, इन चीजों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, और अब वक्फ बोर्ड में जो भी प्रॉपर्टी है सर उसके ऑडिट कराने के लेकर बात की जा रही है। और क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रॉपर्टी पर व्यक्तिगत रूप से कब्जे हो गए हैं, भ्रष्ट मुस्लिम जो नेता हैं जिन लोगों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम जो रिपोर्ट है वो इसको लेकर अब सामने आ रही है कि किसने कितना उसको कब्जे में लिया है।
कि वक्फ बोर्ड का मूल उद्देश्य ये है कि गरीब मजलूमों की सेहत में, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं प्रदान करें, उनको अवसर प्रदान करें। और वक्फ बोर्ड लगभग सालाना 200 करोड़ रुपए की आय है, जिसे 8,72,292 संपत्तियां हैं जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा फैली हुई हैं। सवाल ये है कि जो उसमें 1995 की धारा 40 में कुछ विवाद उठ रहे हैं कि 13 में जो संशोधन किया गया है कि किसी भी अदालत में वक्फ बोर्ड के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसको लेकर के कि मुस्लिम दान के नाम पर संपत्ति दावा करने वाले के लिए एक असीमित अधिकार मिले हुए हैं। और जो 2024 में सुधार करने की बात कर रही है सरकार कि किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड से जोड़ने से पहले उससे जुड़े हुए संबंधितों को सूचित करना, ये महत्वपूर्ण है। कुछ होता है कि परिवार के एक सदस्य उस वक्फ बोर्ड को दे दिया, बाकी लोगों को नहीं जानकारी है या उस जमीन के मूल लोगों को नहीं पता है, तो ये एक समस्या खड़ी होती थी जिसके कई 100 मुकदमे दाखिल हैं हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, जिला अदालत तक। दूसरी चीज ये है कि इसमें यह था कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे हैं जो बोहरा समुदाय हैं और शिया समुदाय और महिलाओं की उपस्थिति हो, तो ये सब चीजें। इसके साथ एक और है कि इसमें कार्यकारी अधिकारी जो होगा वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। तो जैसे कि इसमें पहले तो लोग मुस्लिम अधिकारी ही इसमें होते थे, गैर मुस्लिम अधिकारी हो सकते थे ये। और दूसरे एक समय कि दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड में दिए जाने के भी मामले सामने आए हैं। ये सब चीजों को लेकर सरकार ने संज्ञान में लेते हुए इसको सुधारात्मक तरीके से कार्य करने की कोशिश की। अब पक्ष विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है कि जेपीसी में मुद्दा गया है, उस पर क्या सुझाव देना चाहिए। विवाद सड़कों पे आने से पहले, लोगों के बीच में कंफ्यूजन होने से पहले जेपीसी में बैठ करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये ठीक कह रहे हैं, इसको जेपीसी में भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि कितनी समझाइश के बाद या फिर कितने इस पर विचार विमर्श के बाद ये जो है लागू किया जा सकेगा। लेकिन हमाद जी, यहाँ पर वक्फ संपत्तियों का सर्वे अगर कलेक्टर या डीएम करे तो क्या गलत है इसमें? आज मंत्री रिजिजू ने इसके कमिश्नर के अधिकारों को भी बखूबी उन्होंने बताया है, तो अगर इसका सर्वे या फिर इसका ऑडिट कलेक्टर की ओर से किया जाए तो गलत क्या है इसमें, ये समझाइए। मैम, ऑडिट मैंने आपको बताया कि हर साल होता है। मैंने आपको ये बताया कि हर साल होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के लोगों के उनके द्वारा ही होता है, वही करवाते हैं इसको। लेकिन इसका कलेक्टर या डीएम करे, लोग नहीं कराते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर होता है, डीएमओ। सरकार को मालूम ही नहीं पड़ता। सुनिए हम्माद जी, अरे मैम, आप मेरी बात, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए मैम, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने आपको ये बताया कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होगा वो कोर्ट में उठाया जाता है। वहां पर वो ऐसा नहीं होता कि और मामलों की तरह तहसील में या लेखपाल उसकी जांच करने पहुंचते हैं। उसकी जांच सीधे कोर्ट करता है। और जो इनका ऑडिट होता है, ये डीएम के नीचे रहकर जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर होते हैं और जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी होते हैं, इसमें डीएम का इन सबका ऑडिट में सारा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ऑडिट में। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कोई अपना बताएगा तो उसको चुनौती, वो उसके लिए चुनौती उसको कोर्ट में देना पड़ेगी। मैंने आपको ये बताया। मैंने आपसे एक कहा कि डीएम का किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें। नहीं, मैं आप ही से जानना चाह रही हूँ, कलेक्टर अगर इसका सर्वे करे तो कोई गलत नहीं है ना इसमें? तो सर्वे और कौन करता है मैम? कलेक्टर नहीं करता, कलेक्टर के नीचे बैठे हुए अधिकारी करते हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर होता है जिसे जिला अल्पसंख्यक अधिकारी कहते हैं। ठीक है अम्मा जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यामीन जी, आप हाथ भी उठा रहे थे, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपना रिएक्शन भी दे दीजिए ना। और जिस तरह से अब ये तमाम विरोध किया जा रहा है, अब जेपीसी में चला गया, अगर ये जो सुधार किए जा रहे हैं इसमें महिलाओं की भागीदारी अगर इसमें बढ़ाई जा रही है और इंटेंशन सिर्फ इतना ही है जो संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जमीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो ना हो, वो रुके, तो इसमें दिक्कत क्या जा रही है? अब ये आप कैसे कह सकती है मैम कि सरकार की इंटेंशन यही है? एक महिला का नाम बता दीजिए जो वक्फ बोर्ड में सदस्य भी हो। हमाद जी, अर्पणा जी प्लीज। देखिए इसका जी, मैं एक बात, मैं अपनी बात फिर एक बार दोहरा रहा हूँ। इसमें ऑडिट जो है वक्फ आयुक्त महोदय जो है एडीएम जो है करते हैं, एडीएम जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी महोदय जो है इसमें ऑडिट कराते हैं। और जो कमेटियां बनती हैं वो 3 साल के कार्यकाल के लिए बनती हैं और बिना उनके हस्ताक्षर के कोई रिपोर्ट लखनऊ जाती और वही उसको जो है मंजूरी देते हैं कि
ये मुतवल्ली सेक्रेटरी है, ये खजांची है। अब आती है बात कि इसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, मेरा इस संशोधन में एक सुझाव है कि खाली सत्ता पक्ष के ही लोग इसके मेंबर बनते हैं, सत्ता पक्ष के ही लोग क्यों इसके चेयरमैन बनते हैं। जो इसके चेयरमैन या सत्ता पक्ष के लोग बनते हैं उसमें जो है सोशल वर्कर, जिनका चरित्र अच्छा हो, जिन पर भ्रष्टाचारी का कोई आरोप ना हो, ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को लाइए। हम वेलकम करते हैं ऐसे संशोधन में इस प्रकार के स्वागत का, लेकिन इसकी आड़ में उन संपत्तियों को बेचने का काम न किया जाए। ठीक है, यामीन जी, अपर्णा जी आपका रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से। यामीन जी जो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि सरकार के लोग ही इसमें चेयरमैन या फिर जो भी कमेटी बनाई जाती है उसके सदस्य बनाए जाते हैं, तो उसको विचार विमर्श करके सबके सहयोग से जिसका भी नाम सामने आए उनको बनाया जाए। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो संशोधन किए जा रहे हैं इसको बेचने का काम ना किया जाए, अगर सही मंशा से इसका ऑडिट कराया जाए, सर्वे आप कराना चाहते तो करा लीजिए, उनको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो आपत्ति नहीं है तो आपत्ति फिर दर्ज क्यों हो रही है, फिर डिबेट्स क्यों हो रही है? हम तो संशोधन आप लोगों के पक्ष में ही ला रहे हैं, तो आखिरकार विरोध किस बात का? तो डिबेट तो देश न्यूज़ चैनल ने की है, कोई कादरी की संसद में जो विरोध हुआ यामीन जी उसकी बात कर रहे हैं। यामीन जी संसद में जो विरोध किया जा रहा है उसकी बात, मैं बस इतना कहूंगी आपसे, महोदय मेरी बात सुन लीजिए। ऋषिका जी 10 सेकंड दीजिए। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि सांसद महिलाओं के रूप में सांसदों को या फिर जनप्रतिनिधि को जोड़ा जा सकता है, तो अभी तक तो मुझे वक्फ बोर्ड में ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। आपने बोल दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड में लॉ है, ये वक्फ बोर्ड में लॉ है, ये सरकार बिठाती है। यहाँ पे अपना विधायक सुनिए, विधायक बिठाने का काम, सांसद बिठाने का काम या कोई आईएएस अधिकारी महिला है उसको बिठाने का काम सरकार का है, वक्फ बोर्ड का वो काम नहीं है। आप सरकार में हैं, अरे आप सरकार में हैं, आप क्यों नहीं किसी मुस्लिम महिला को, आप पहली बार आप लोग तो किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देते और आप भला बात कर रहे हैं मुसलमानों के भले की। ना तो किसी मुसलमान को टिकट देते हैं विधायक जी का, न किसी को सांसद जी का, और आप बात कर रहे हैं मुसलमानों के भले की। आपसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? ठीक है, आप कह रहे हैं ऋषिका जी अगर एक मुसलमान को टिकट उन्होंने दिया अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को तो बता देंगे। ठीक है पंडित सत्येन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं सत्येन जी आपके पास आ रही हूँ, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी। अब जेपीसी में ये जो पूरा बिल है वो चला गया है, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है इस बिल को लेकर? देखिए तमाम विरोध के सुर तो उठ ही रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी जो दलीलें हैं वो रखी जा रही है, विपक्ष की तरफ से अपनी दलीलें, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें हैं। लेकिन इसी बीच बिल में जो सुधार किए गए हैं वो आने पर अब क्या परिस्थितियां आपको नजर आ रही है भविष्य की? जी, मूल उद्देश्य ये है कि जो इनकम होता है और जो जमीनें हैं वो गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था हो सकती है, मुस्लिम समुदाय के जो गरीब वर्ग हैं, और उसमें स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल खुल सकता है अच्छे ढंग से, और शिक्षा के संस्थान खुल सकते हैं। साथ साथ जो भूमि दफन करने के लिए जगह होते हैं उसको भी सही ढंग से विकसित और अपडेट किए जा सकते हैं। ये सब कुछ सरकार की मंशा, लेकिन उसको देखना है कि कितना अमली जामा पहनाया जा सकता है और कितना धरातल पर उतर सकता है। ठीक है सत्येन जी, ठीक है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो वक्फ बोर्ड में जो 44 सुधार किए जा रहे हैं इसको लेकर इंकार किया जा रहा है। तमाम जो विपक्ष की तरफ से विरोध है वो विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से इस बिल को जब से चर्चा में लाया गया है, इस बिल को आज पेश किया गया, विपक्ष का ये कहना है कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, केंद्र सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। ये ओवैसी कह रहे हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, उनके धर्म में इंटरफेयर किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल को लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मूल रूप से जिन लोगों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति का, जमीनों का लाभ मिलना चाहिए उन्हें मिले। तो इसके बाद भी इसके कानून में बदलाव से क्यों तनाव की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, इस पर चर्चा आज मंथन में खास हमने इसीलिए की क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति है, जो जमीन है, उसका दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। इसको लेकर रिपोर्ट भी कई बार सामने आ चुकी है, पर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। फिलहाल ये जो बिल है वो संसद में अटक गया है, जेपीसी में चला गया है। देखना होगा कि भविष्य में इस बिल को लेकर क्या चर्चाएं और तेज होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।